अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज एक और टॉपिक है जो कि टॉपिक कोलेरा है। बेसिकली कोलेरा एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर हम काजेज़ की तरफ जाएं, काजेज़ देखें क्या क्या काजेज़ हो सकते हैं, क्या वजह हो सकता है कोलेरा का। तो बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हम बैक्टीरिया को इसी बैक्टीरिया को हम विब्रियो कोलेरा का नाम देते हैं। विब्रियो कोलेरा, इसी बैक्टीरिया को हम विब्रियो कोलेरा का नाम देते हैं। यही विब्रियो कोलेरा डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाकर यही विब्रियो कोलेरा टॉक्सिन बनाता है। टॉक्सिन बनाता है। इस टॉक्सिन को हम CTX का नाम देते हैं। CTX टॉक्सिन का नाम देते हैं। यही CTX टॉक्सिन बंदे के लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स में यही CTX टॉक्सिन लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाकर एब्जॉर्प्शन को कम करता है। एब्जॉर्प्शन को कम करता है। जब एब्जॉर्प्शन को कम करता है तो बंदा या बंदी राइस वाटर डायरिया की तरफ जाता है। इसके अलावा हम रिस्क की बात करते हैं। हम रिस्क की तरफ जाते हैं। किन रिस्क की बिना पर इंसान जो कि कोलेरा की तरफ जाता है, ठीक है। रिस्क में जो पहला रिस्क है एज पे डिपेंड करता है। जब इंसान का एज बढ़ता जाएगा तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता जाएगा। इम्यून सिस्टम पे डिपेंड भी करता है। इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफ़ियत पे डिपेंड करता है। इसके अलावा फूड पे डिपेंड करता है। वाटर पे भी डिपेंड करता है। वाटर, ए से वाटर जो कंटेमिनेटेड फूड होते हैं, इसी कंटेमिनेटेड फूड को जब इंसान लेता है तो हो सकता है कि विब्रियो कोलेरा उसमें मौजूद हो। विब्रियो कोलेरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाकर यही CTX टॉक्सिन बनाता है। यही CTX टॉक्सिन लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन को कम करता है। जब एब्जॉर्प्शन कम होता है तो इंसान राइस वाटर डायरिया की तरफ जाता है या कि डायरिया की तरफ जाता है। इसके अलावा हम सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या अलामत हो सकते हैं। तो सिम्टम्स में जो कॉमन सिम्टम है वो है राइस वाटर डायरिया। इसके अलावा डायरिया भी है। सिर्फ डायरिया भी होता है। इसके अलावा फेवर भी हो सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की तरफ भी इंसान चला जाता है। डिहाइड्रेशन। इसके अलावा जब डिहाइड्रेशन होगा तो जिस्म का पानी इंसान का कम होगा तो हाइपोटेंशन की तरफ जाएगा। हाइपोटेंशन, BP लो होगा। इसके अलावा वीकनेस की तरफ जाएगा। इसके अलावा फैटिक होगा। फैटिक। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प भी होगा। एब्डोमिनल क्रैम्प। तो यही सब सिम्टम्स हो सकते हैं एक कोलेरा वाले पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा नोज़िया और वोमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं कि क्या मुश्किलात हो सकता है, कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। एक कोलेरा वाले पेशेंट को अगर इलाज वक्त पे नहीं किया गया तो क्या मुश्किलात हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या मुश्किलात हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन में कॉमन हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन भी हो सकता है। हाइपोटेंशन। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा जो है शॉक की तरफ भी इंसान चला जाता है, सदमा की तरफ, ठीक है। इसके अलावा कोमा की तरफ भी इंसान जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस की तरफ भी इंसान, बेहोशी की तरफ भी इंसान जा सकता है, ठीक है।
इसके अलावा आखिर इंसान डेथ की तरफ भी जा सकता है, डेथ की तरफ। इसके बाद हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि क्या टेस्ट एंड डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, ठीक है, एक कोलेरा वाले पेशेंट को, ठीक है। तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि क्या टेस्ट एंड डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, टेस्ट एंड डायग्नोसिस नोसिस। तो टेस्ट में हम सबसे पहले हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे। इसके अलावा हम स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट में हम यही विब्रियो कोलेरा देखेंगे, ठीक है, यही विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया देखेंगे। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट में भी यही विब्रियो कोलेरा हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक कोलेरा वाले पेशेंट को, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें, अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हो तो उसको हम ज़रूर एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक में जो बेस्ट फार्मूला है, जो सही फार्मूला है, सिप्रोफ्लोक्सिसिन है, सिप्रोफ्लोक्सिसिन। इसके अलावा सेफ्ट्राक्सोन भी है, सेफ्ट्राक्सोन। इसके अलावा लेवोफ्लोक्सिसिन भी है। इसके अलावा मोक्सीफ्लोक्सिसिन भी है, और भी अमोक्सिसिलिन भी दे सकते हैं, ठीक है, सिफेक्जेम है, और भी हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट को फेवर है तो फेवर के लिए हम पैरासिटामोल देंगे, पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल में हम जो है बहुत से ब्रांड नेम दे सकते हैं, ठीक है, कालपोल दे सकते हैं, पैनाडोल दे सकते हैं, और बहुत से ब्रांड आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नोज़िया वोमिटिंग है तो हम डोम्पेरिडोन देंगे, मुटेलियम देंगे, और ग्रेवनेट भी दे सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम जो है ORS देंगे, ORS देंगे, और जबकि नॉर्मल सलाइन भी लगा सकते हैं, रिंगर भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम जिंक भी दे सकते हैं, जिंक। तो पेशेंट को हमने कहा था कि डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन भी होता है, तो हाइपोटेंशन के लिए हम कैल्सी वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम रिंगर दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, ORS जो कि साशे फार्म में भी आते हैं, ठीक है, हम यही ORS भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग के लिए हम मेट्रोनिडाजोल जो कि फार्मूले में दे सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक है, तो वो भी हम फ्लेजल फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।